हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रेविटी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटी क्लासेस वैसे तो जेई नीट की कोचिंग के लिए एक नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस कोचिंग है, लेकिन ग्रेविटी क्लासेस का प्री फाउंडेशन डिवीज़न भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, जहां पर बच्चे एक अर्ली स्टार्ट लेकर एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर पाते हैं। जेई नीट में जो आप टॉप 100 की रैंक्स देखते हैं, डबल डिजिट की रैंक्स देखते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे ने पहले स्टार्ट लिया होता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे ने 9 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होती है, 10 से स्टार्ट की होती है, इवन कई केसेस में तो 8th और 7th से भी बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है ये प्री फाउंडेशन डिवीज़न में, ऐसा क्या 9th-10th के बच्चे को हम तैयारी कराते हैं जो कहीं ना कहीं उसके 9th-10th को तो अच्छा करती ही है, बल्कि उसके लिए 11th-12th में जब वो जाता है एक्चुअली, तो वहाँ पर कैसे हेल्पफुल होती है यहाँ की तैयारी, और कैसे वो उतने बर्डन को झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है 9th-10th में रहते हुए। कभी हमें लगता है ना बच्चे पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा अगर हम अभी से उसको ऐसी कोचिंग्स में डालेंगे जो फाउंडेशन की कोचिंग्स मानी जाती हैं, जो जेई नीट के लिए फेमस हैं, तो हम रुक जाते हैं। हम 11 से तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और फिर रैंक्स में जो है हमें वो ड्रीम रैंक जो हमने सोच रखी होती है, जो ड्रीम कॉलेज या वो ड्रीम स्ट्रीम हमें नहीं मिल पाती है जहाँ से हम एमबीबीएस या बीटेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली स्टार्ट लें। अब हम उसी पे बात करने के लिए आपके सामने हैं आज कि प्री फाउंडेशन में ऐसा क्या है, हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है वो दूसरों से हमें अलग बनाता है, वो क्या चीज़ें हैं जो हम करा रहे हैं, और जिसमें हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि हम बच्चे पे स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। बिना किसी स्ट्रेस के उन चीज़ों को इतना ईजी वे में बच्चों को प्रेजेंट किया जा रहा है। वो कौन सा एकेडमिक सिस्टम है, वो कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें बच्चा अगर आ जाता है तो वो एक अच्छा न सिर्फ अपने 9th-10th के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बल्कि 11th-12th के लिए एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड कर सकता है। तो जब वो एक्चुअली 11th में पहुंचेगा, तो जहां बाकी बच्चों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, नया नया सिलेबस होता है, काफ़ी चैप्टर्स नए, उन्होंने वेक्टर्स को पहली बार देखा है, कैलकुलस को पहली बार देखा होता है, तो वो सारी चीज़ों से वो कॉप अप नहीं कर पाते हैं, लूज़ कर जाते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों के में, और प्रॉब्लम आती है उनको, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, 10 टाइम्स सिलेबस बढ़ जाता है, 10 टाइम्स उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हाँ, अगर बच्चे को थोड़ा पहले अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो वो फिर इन चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन वो ब्रेकडाउन नहीं होगा उसका कोई, और वो जो रैंक चाहता है, जिस कॉलेज से अपना आगे का करियर परस्यू करना चाहता है, वो आराम से कर सकता है। तो आज हम उसी प्लानिंग के बारे में आपको बताने के लिए आए हैं कि हमारी वो प्लानिंग क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ वही मैं बार बार आपके सामने जो प्लानिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग ही सबसे अटमोस्ट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो फिर भी आपने किसी न किसी चीज़ की प्लानिंग कर रखी है। जैसे कि ये कोट है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल, कि मतलब आप फेल होने का तो प्लान बना चुके हैं अगर आपने अपनी सक्सेस का प्लान नहीं बनाया है। तो हमारा क्या प्लान है वो उस पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है वो 3 लेयर का सिस्टम है। इन 3 लेयर में हमने अपने जो प्री फाउंडेशन स्टूडेंट्स होते हैं, जो 9th-10th में 8th में एडमिशन ले रहे हैं, उनको 3 लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं। पहली लेयर ये होती है कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो हमारा टेस्ट प्लानर है, जो हमारा एकेडमिक प्लानर है, जो हमारा सब्जेक्ट प्लानर है, उसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स, पहले तो हम बात कर लें कौन से कवर करना है। हम उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 जो आपके कोर साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं ये तो रहते ही हैं। इसके अलावा एडिशनली हम लोग स्कूल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कंप्यूटर्स, सोशल स्टडीज़ और मेंटल एबिलिटी, ये 3 एडिशनल सब्जेक्ट्स को भी कवर करते हैं। मेंटल एबिलिटी और सोशल स्टडी को इसलिए भी कवर किया जाता है क्योंकि एनटीएससी के करिकुलम में भी है वो, और उसके अलावा जो और अदर ओलंपियाड के एग्जाम्स होते रहते हैं वहाँ पे भी मेंटल एबिलिटी और सोशल स्टडीज़, जनरल नॉलेज के टाइप्स के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी एक तरह से और हेल्पफुल होती है कि जो बच्चे को ओवरऑल जो आईक्यू लेवल है बच्चे का, थॉट प्रोसेस है वो अच्छा करता है। मेंटल मैथ्स का काम करती है वो, और मैथ्स भी अच्छी हो जाती है बच्चे की, कि जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेंटली करना शुरू कर देता है तो वो मैथ्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, थॉट प्रोसेस नहीं आती है, क्वेश्चन को सोचे कैसे फ्रेम करें, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, तो सोचना सीख जाता है। तो उस लिए भी मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं 3 जो हम अपने 4 कोर साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट के साथ साथ प्रोवाइड कराते हैं प्री फाउंडेशन में बच्चे को। अच्छा, इसमें जो लेयर्स का डिवीजन है, तो जो पहली लेयर है उसमें हमारा अपना स्टडी मटेरियल है, इन हाउस स्टडी मटेरियल जो हमने बना रखा है। वो स्टडी मटेरियल में हमने पहले तो बेसिक कंसेप्ट को कवर किया हुआ है। जितने भी 9th में अगर बच्चा है, 8th में है, 10th में है, तो इसमें जो उसकी पर्टिकुलर क्लास में जो करिकुलम चल रहा है, जो सिलेबस है, उसके
बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उठाया हुआ है। अगर बच्चा 10th में है तो वहाँ पे अगर उसने 9th और 8th में भी वो चीज़ें मिस कर दी हैं जो उसको पढ़नी चाहिए थी प्रीवियस क्लासेस में, अगर वो मिस कर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फ्रेश बच्चे की तरह उसको ट्रीट करते हैं और वापस से वो सारे बेसिक्स जो 7th 8th 9th में पढ़ने चाहिए थे उसको वापस से उसको क्लियर करा दिए जाते हैं 10th में आने के बाद भी। इसी तरह से 9th के बच्चे के साथ भी यही होता है, इसी तरह से वो पीछे 8th में है तब भी। तो ये ऐसा नहीं होगा कि बच्चा अगर 10th में आ रहा है तो उसका मतलब नो डाउट लॉस तो हुआ है, उसको जल्दी आना चाहिए था, लेकिन हाँ बेसिक्स के मामले में लॉस नहीं होता है, हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर वो सारे बेसिक्स को फिर से क्लियर करा देते हैं। तो ये स्टडी मटेरियल हमारा बिल्कुल अपने आप में एक यूनिक स्टडी मटेरियल है, ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है इस तरह का स्टडी मटेरियल। उसमें हमने क्या किया है, एक एक चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। मतलब जनरली आप मार्केट में जो भी बुक्स देखेंगे, एनसीईआरटी हो गई या आईसीएसई बोर्ड की बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है 9th 10th की, लेकिन वो टॉपिक वाइज उसमें डिवाइड नहीं किया गया बल्कि चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया चीज़ों को। तो हमने चैप्टर वाइज तो किया, लेकिन चैप्टर को फर्दर हमने टॉपिक्स में तोड़ दिया है और टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन भी लगाए हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी उस टॉपिक में जब उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे उस कॉन्सेप्ट को। हमारा एप्लीकेशन बहुत वीक होता है, हमने पढ़ तो सब लिया होता है, टीचर सब बोलता जा रहा है, हम सुनते जा रहे हैं, लेकिन अप्लाई नहीं किया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए, इसलिए वो वीक रह जाते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से उसमें सेक्शनल क्वेश्चंस डाले हैं ताकि बच्चा उन क्वेश्चंस को करेगा और वो पर्टिकुलर टॉपिक उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से एक चैप्टर को हमने मल्टीपल टॉपिक्स में ब्रेक कर दिया और हर एक टॉपिक से उसको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस उसमें लगे होते हैं और इवन उसी में हमने स्पेस भी दे रखा है। हमारा स्टडी मटेरियल आप सेंटर्स पे आके देख सकते हैं, जो भी आपके नियर बाई सेंटर है वहाँ पे देखेंगे तो आप खुद अमेज हो जाएंगे कि ये मतलब इस तरह का स्टडी मटेरियल कि आप कॉपी की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बस उसी एक वर्कबुक को कैरी करे और उसी में उसको स्पेस भी है, उसी में वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। और इवन हर एक होमवर्क के बाद, हर एक डीपीपी के बाद या हर एक उन क्वेश्चंस के सेट के बाद नीचे पेरेंट साइन और टीचर साइन का भी ऑप्शन रहता है कि बच्चे ने कर लिया है, पेरेंट से साइन कराया, फिर टीचर साइन करेगा। तो एक पूरा एक हेल्दी मॉनिटरिंग सिस्टम में भी उसको हमने कहीं ना कहीं डाल दिया है कि वो बच नहीं सकता है, उसको करना है। ये बच्चे प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, ये लापरवाही, कल पे टाल दिया, परसों पे टाल दिया, कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो ये हमारा पहला लेयर है। पहले लेयर में हम स्टडी मटेरियल में हमारे लेसन प्लान जैसे दे रखे हैं, एक चैप्टर को हमें 10 लेक्चर में कराना है, 5 लेक्चर में कराना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें होमवर्क है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलती हैं। अच्छा, 2 वीक्स के बाद फिर हमने जितना पढ़ा दिया होता है उसके हिसाब से हम फिर टेस्ट लेते हैं। वो हमारा पहले से टेस्ट प्लानर बना हुआ है और वहाँ पे पहले से ही चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई इस 2 हफ्ते में हम कितना पढ़ा लेंगे, मैथ्स में कितना, फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना, बायो में, और उसी के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स का टेस्ट होगा 2 हफ्ते के बाद, यानी ऑल्टरनेट संडे पे टेस्ट होगा। उस टेस्ट में ये पता चलता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली में जो पढ़ाया गया उसको एब्जॉर्ब किया है, उनके 80% मार्क्स आए हैं, 75+ मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। तो हम लोग इस तरह से 2 कैटेगरी बना देते हैं पहले टेस्ट में कि 75+ लाने वाले बच्चे और 75 से कम लाने वाले बच्चे। ये इसलिए किया जाता है ताकि उससे आइडिया लगता है कि बच्चे ने एक्चुअली में जो पढ़ाया गया उसको एब्जॉर्ब किया या नहीं किया। अब जो बच्चे 75 से नीचे रह जाते हैं पहले टेस्ट के बाद भी, उन बच्चों के लिए हमारे पास क्या है, जनरली कोचिंग्स के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक टेस्ट उन्होंने करा दिया, वो कह देंगे देखिए बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्या करें। अब वो बच्चे जो है वो एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में, दूसरे टेस्ट से तीसरे टेस्ट में लगातार वो परसिस्ट करती चली जाती है ये वीकनेस, और वो परमानेंट वीकनेस का रूप कब ले लेती है पता ही नहीं चलता है। हमने क्या किया, जो बच्चे 75% से नीचे रह जा रहे हैं पहले टेस्ट के बाद, उनके लिए अब लेयर 2 का प्रोग्राम हमने रखा है कि सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर में हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड लेयर में हम उन बच्चों के साथ रिमीडियल प्रोग्राम चलाते हैं कि वो जो बीच में एक संडे खाली आ रहा होता है, वो जो खाली वीक होता है बीच का, उस एक वीक में, खाली वीक का मतलब ये कि बीच के एक संडे में टेस्ट नहीं होना है, तो अब तो टेस्ट होगा वो नेक्स्ट संडे होगा। तो जो बीच का संडे है वो इन बच्चों पे जिनके 75% मार्क्स कम रह गए हैं उनके लिए रिमीडियल क्लासेस होती हैं। वो बच्चों को जो है वो जिन जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आई होती है पिछले टेस्ट में, उन टॉपिक्स को दोबारा से ठीक कराया जाता है, पूछा जाता है कहाँ पे दिक्कत है, उसको दोबारा से रिवाइज करा दिया जाता है, और फिर एक पेपर उनका फिर से कराया जाता है दोबारा से जो बीच में संडे पड़ रहा है उसमें, और वहाँ पे काफ़ी बच्चे उससे निकल के आ जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। ये कह लीजिए मेन स्ट्रीम बच्चों से जुड़ जाते हैं जो बच्चे 75+ वाले थे। तो इससे काफ़ी सारे बच्चे जो बिलो एवरेज कैटेगरी में जाने वाले थे ना, उनको हमने उठा के एवरेज और एबव एवरेज की कैटेगरी में डाल दिया है उस एक रेमेडियल प्रोग्राम से। और ये रेमेडियल प्रोग्राम टाइमली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है ना 2 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर हो गए, हाफ ईयरली के बाद हमें समझ में आ रहा है कि अरे इतना पीछे हो गए, तब उसको पीछे जाकर दोबारा से आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, टाइम भी नहीं होता है और आगे भी पढ़ना है।
तो टाइमली होना बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम पे बच्चे के साथ प्रॉब्लम आई है ना, जिस टेस्ट में आई है, उसको अगले टेस्ट से पहले पहले ठीक कर लिया जाए, यही एक अच्छा रेमेडियल सोल्यूशन है। तो वो हमने एक रेमेडियल सोल्यूशन को ऐड किया हुआ है। ये अभी तक कोई कोचिंग ऐड नहीं कर रही है रेमेडियल के सिस्टम को, और जो लोग करते भी हैं वो बड़ा हैफाजार्ड वे में करते हैं, अनसाइंटिफिक वे में करते हैं। तो वो एक नाम के लिए हो जाता है, कहने के लिए कि हाँ हमारा रेमेडियल चल रहा है, बाकी रेमेडियल से कोई फ़ायदा नहीं होता। स्कूल भी रेमेडियल करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन हमने उसको साइंटिफिकली किया है और टू द पॉइंट है कि उन्हीं बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिन बच्चों ने एक्चुअल में परफॉर्मेंस उनकी डाउन हुई है। फिर उनसे बात करके और उसको फिर नेक्स्ट टेस्ट में हम फिर टेस्ट लेकर ही इम्प्रूव, मतलब उसका प्रूफ भी आता है कि अच्छा हाँ चलो अब ठीक हो गया है। तीसरी लेयर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस सेकेंड लेयर के बाद भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, अभी भी उनके 40% 50% मार्क्स रह जा रहे हैं। तो ये मार्क्स मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मार्क्स रिफ्लेक्टर होते हैं कि बच्चे ने कितना पढ़ा है ना। 19-20 का डिफरेंस अलग बात होती है, लेकिन अगर किसी के बच्चे में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो फिर वहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई है, या तो फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हो गई है, बातें सब समझ में आ गई जो पढ़ाया गया है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है, आंसर राइटिंग वीक है उसकी, है ना, स्पेलिंग एरर करता है, आंसर फ्रेम नहीं कर पाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कीवर्ड्स वो नहीं डाल पाता है, क्योंकि कीवर्ड्स अगर बच्चे को नहीं सिखाए गए तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपको बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं दिखेंगे। बच्चा आपको दिख रहा है 99% वाला कि वो 99, 98, 97, 96 ऐसे आने चाहिए, और बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 90, बिलो 90 या 80s में आ रहे हैं। रीज़न क्या है? आंसर राइटिंग का तरीका नहीं पता है, कीवर्ड्स डालना नहीं पता है। एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं पूरी कॉपी चेक करने के, कोई एक लाइन नहीं पढ़ता है, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चेक की जाती हैं। तो कीवर्ड्स का उसमें प्रॉपर सेटअप, अब बच्चे ने कीवर्ड का नाम तो सुन रखा होता है, उनको आइडिया नहीं है कीवर्ड डालने कहाँ है, ये कहाँ मिलते हैं कीवर्ड्स, मार्केट में तो मिलते नहीं, खरीद के ले आए हम। तो वो टीचर प्रॉपर उनको गाइड करते हैं, सिखाते हैं कि बेटा कैसे डालने हैं, कीवर्ड्स किसको बोलते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो डेफिनेशन में होने ज़रूरी हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ज़रूरी हैं। बाकी चीज़ों को तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। अब थर्ड लेयर में वो बच्चे आते हैं जिनकी जो है वो जो रूट कॉज है वो यहाँ सॉल्व नहीं हुआ, लेयर 2 में सॉल्व नहीं हुआ। तो थर्ड लेयर में हमने क्या किया है, 1-to-1 इंटरेक्शन का सिस्टम रखा है कि अब बच्चे से टीचर अलग से बात करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चे रिजर्व नेचर के होते हैं, नहीं बोलते हैं, सबके बीच में कभी नहीं बोलेंगे, वो अलग बैठिए आप उनके साथ, थोड़ा वो खुलेंगे आपसे तब बोलेंगे, और एक बार वो खुल जाते हैं उसके बाद फिर वो सबके बीच में भी पूछने लग जाते हैं। तो वहाँ जाकर हमने उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए तीसरी लेयर को डिज़ाइन किया है, और इस यहाँ तक आते आते मैक्सिमम बच्चे मतलब इम्प्रूव हो जाते हैं। और मतलब फिर वही बच्चे होते हैं जिनको नहीं पढ़ना है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज़ ऐसे बच्चों का परसेंटेज बहुत कम होता है। मैक्सिमम बच्चे इन 3 लेयर सिस्टम को फॉलो करते हुए इम्प्रूव कर ही जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। ग्रेविटी का प्री फाउंडेशन इसी मामले में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ का जितना स्टडी मटेरियल है वो उन्हीं टीचर्स ने बनाया है जो टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, और सारा जो करिकुलम बच्चों का है, जिन स्कूल्स में वो पढ़ रहे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, उन सबको कंसल्ट करके बनाया है, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि यहाँ का स्टडी मटेरियल में कुछ और लिखा हुआ है, हमारे स्कूल की बुक्स में कुछ और लिखा है। बल्कि हमने उस स्टडी मटेरियल को क्या किया है, क्योंकि हम स्कूल की बुक जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो रिटेंशन बहुत कम होती है, रिटेंशन पावर बहुत कम हो जाती है, रिटेन नहीं रख पाते हैं, कितना पढ़ा है उसको कैसे एक्सप्लेन करें, उसको समराइज कैसे करें, बहुत कम वर्ड्स में कैसे याद रखें, इतने सारे चैप्टर हैं, कैसे वो याद रखेंगे अगर बहुत ज़्यादा लेंदी वे में चीज़ें उनके सामने आएंगी। तो हमने इन मॉड्यूल्स में चीज़ों को समराइज करने की कोशिश की, उनको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बड़ा साइंटिफिक वे में लिंक इस्टेब्लिश करते हुए स्टडी मटेरियल को बनाया है कि एक चैप्टर के अंदर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे लिंक्ड है, दूसरा तीसरे से कैसे लिंक्ड है, इवन एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कैसे लिंक्ड है। वो अगर लिंक बच्चे के अंदर जुड़ता चला गया, डॉट्स कनेक्ट हो गए, तो वो वही चीज़ें 8th 9th 10th की चीज़ें 11th 12th में भी काम आने वाली हैं, जेईई नीट में भी काम आने वाली हैं। तो वो ये 5 साल तक कैसे याद रखेगा, अगर कोई बच्चा 9th में आया है, 8th में आया है, तो वो कैसे याद रखे जब तक आप रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे, एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, लिंक कनेक्ट नहीं करेंगे, डॉट नहीं कनेक्ट करेंगे, लिंक इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक बच्चा नहीं याद रख पाएगा। और ये करने में हमारी अनफॉर्चुनेटली जो बुक्स हैं मार्केट में वो पूरी तरह से फ्लॉप है, उनके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने वैसे ही उसको इस तरह से लिख रखा है वर्ड्स की फॉर्म में, पूरा आप पढ़ते चले जाइए कहानी की तरह से, और वो चीज़ें आप डॉट्स कनेक्ट नहीं होते हैं बच्चे के। तो हमने उसको एक नोट्स की फॉर्म में वर्कबुक बना दिया है कि बच्चा जो है वो जब उसको क्लास में पढ़ाया जाता है तो उसके बाद जब वो जाके वर्कबुक खोलता है, जो स्टडी मटेरियल हमने दिया है, तो उसको सब समझ में आ जाता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज नोट्स हैं, और वो रिटेन रखने के भी काम आते हैं। दूसरा फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज को करने के लिए भी एक रिवीजन हो जाता है उसका।
तो ये बहुत बड़ा काम है जो मतलब ग्रेविटी प्री फाउंडेशन में हुआ है, और इसीलिए बच्चे के लिए गारंटी हो जाती है एक तरह से, अगर वो आ रहा है प्री फाउंडेशन में तो नो डाउट उसका 9-10 का बेस तो क्लियर होगा ही होगा। साथ में अब बात करते हैं कि भाई जेईई नीट के फाउंडेशन में कैसे हेल्प होगी, तो उसके लिए भी हमने एक अलग से अपना आगे प्लान बनाया है कंपटीशन जोन के नाम से, और वो स्टडी मटेरियल भी है और उसमें क्या चीज़ें हैं उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। कंपटीशन जोन, कंपटीशन जोन में क्या होगा कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसी में हमने कंपटीशन डोमेन के नाम से ऐसे क्वेश्चंस को हर चैप्टर के बाद में लगा रखा है, जो उस वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मांगते हैं, है ना, कि चीज़ों को अलग ढंग से कैसे सोचा जाए। ओलंपियाड्स में कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, एनटीएससी अब तक कैसे क्वेश्चंस को पूछता आया है, ठीक है। तो वो फिर बच्चा अपनी उस थिंकिंग को कैसे डेवलप करे, कैसे वो ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट को या थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस जो बना दिए जाते हैं जो नॉर्मली बोर्ड में नहीं पूछते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो वो थिंकिंग कैसे आए उसके अंदर उस तरह की। तो हम एवरी मंथ एक ओलंपियाड लेवल का भी टेस्ट बच्चों का कराते हैं, जिसमें बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जैसे ओलंपियाड में आते हैं, और बस उनमें जो थिंकिंग होती है वो थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है। हाई ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि कोई एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट लग गया जो 11-12 में पढ़ना था, नहीं नहीं, वही कॉन्सेप्ट हैं, बस उनको थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट कर दिया जाता है, उनका पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है, तो बच्चे का वो जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप कराते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको और कैसे देखना है, इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट से कितनी तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो चीज़ हम फिर ये कंपटीशन जोन में अपनी जो है वो हेल्प कराते हैं, बच्चे को इम्प्रूव कराते हैं। जब बच्चे का बेसिक जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद फिर ये जो ओलंपियाड लेवल के टेस्ट होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं बच्चे को आगे ले जाने में। इसके बाद एक स्टेप और आगे जाकर जो बच्चे यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका फिर 11-12 के जो कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बच्चे को पहले से पढ़ा दिए जाते हैं यहाँ पर, फिर वो बच्चे आगे जाकर जो रैंकर्स बच्चे आपको दिखते हैं ना, वो वही होते हैं जो 11-12 के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को पहले ही पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा उनकी ग्रास्पिंग स्किल होती है। तो वो डिपेंड करता है कि हमने हर बच्चे के लिए एक प्लान है हमारे पास, एक बेसिक प्लान है, उसके बाद एक इंटरमीडिएट प्लान है बोल सकते हैं उसको ओलंपियाड लेवल का, और फिर एक एडवांस प्लान है उन बच्चों के लिए जो एक बढ़िया रैंक टारगेट कर रहे हैं, अच्छी रैंक की, नीट में भी अच्छी रैंक लानी है और जेईई एडवांस में भी अच्छी रैंक लानी है, मेन में भी अच्छे परसेंटाइल लाने हैं। वो बच्चे, तो उन बच्चों को फिर हम लोग 9-10 में रहते हुए ही 11-12 के काफ़ी सारे वो कॉन्सेप्ट जो 9-10 से लिंक्ड हैं, कि मोशन चैप्टर यहाँ भी है, मोशन चैप्टर वहाँ भी पढ़ना है उनको, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी 10th में भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ भी पढ़ना है, तो इस तरह से जो लिंक वाले चैप्टर्स हैं ना उनको ज़रूर स्ट्रॉन्ग करा दिया जाता है। तो जब वो एक्चुअली 11-12 में जाते हैं ना, उनके पास प्रैक्टिस का एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, और जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर लेंगे PYQs की और जो और क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनके पास या स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल्स में, उतना ज़्यादा उनके जो है वो टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होते हैं, प्रैक्टिस होती है, और फिर अल्टीमेटली वो उसका रिजल्ट आपको वहाँ दिखता है एक्चुअल एग्ज़ाम में और परफॉर्मेंस में। तो ये पूरा का पूरा जो प्री फाउंडेशन का जो सिस्टम है ग्रेविटी का, ये आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके साथ साथ क्लासेस जितनी भी हैं ग्रेविटी में वो सारी ऐसी डिजिटल पैनल पे हो रही हैं, उन क्लासेस को रिकॉर्ड किया जाता है रियल टाइम में, और वो रिकॉर्डिंग एक वीडियो डिजिटल लाइब्रेरी है जिसका नाम LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पर स्टोर हो जाती है। उसका ID पासवर्ड भी बच्चे को दिया जाता है कि इन केस बच्चा रिवीजन पर्पस से अगर मान लीजिए उसको देखना चाहता है, या कभी बीमार हो गए, किसी और वजह से क्लास स्किप हो गई है, तो वो पीछे ना रह जाए, तो वो रिकॉर्डिंग्स उसको मिल जाती हैं क्लास की, और वो आराम से उसको देखकर अपना अगले दिन फिर स्टार्ट कर सकता है। तो ये एक एडेड फैसिलिटी है जो कहीं ना कहीं मैक्सिमम कोचिंग्स में मिसिंग होती है, कि इसमें काफ़ी मैन पावर की ज़रूरत है और डेडिकेशन की ज़रूरत है, जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है कि बच्चे का बेस कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बेस कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो 11-12 में बच्चा इसी में परेशान रहता है और पूरा 11-12 उसका बर्बाद होता है। और कंपटीशन तो दूर की बात है, मतलब बोर्ड लेवल की तैयारी भी उसकी हैम्पर होती है, क्योंकि बेसिक्स जब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आपका ड्रीम कोई भी हो, वो ड्रीम नहीं मिल सकता आपको जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा, तब तक आपको एडवांस लेवल की चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। तो ये हो गया हमारा कंपटीशन डोमेन। ये स्टडी मटेरियल है जो मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा था, कि स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छे तरह से ग्राफिकली भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं ये सब। और मैंने बोला था ना कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में है, बच्चा जब खोलेगा ना तो उसको वैसे नहीं लगेगा कि कोई एक बुक खोल ली है हमने, जैसे स्कूल की बुक्स होती हैं नॉर्मली। पूरा बहुत अच्छे तरह से आप सेंटर पे आइए, अभी तो मैंने इसको ऐसे ही दिखाया फ़ोटोज़ में, आप सेंटर पे आकर इसको देखिए, एक एक मॉड्यूल को देखेंगे आप, तो आपने इससे पहले कभी इस तरह का कोई मटेरियल नहीं देखा होगा। तो ये अपने आप में एक यूनिक है, स्पेशली प्री फाउंडेशन डिवीज़न में।
ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। जैसे कि नॉर्मली ऐसा लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है या मिसकंसेप्शन कह लीजिए कि अगर हम 9-10 में बच्चे को डाल देंगे तो बच्चे का बोर्ड का रिजल्ट हैम्पर हो जाएगा। हम बोर्ड तक बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, जनरली ये होता है कंसर्न, जो कि ठीक है सोच अपनी जगह। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं उन बच्चों के रिजल्ट्स कि जो 9-10 में हमारे पास आए और बोर्ड में उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है कि मतलब ये तो सिटी के बेस्ट रिजल्ट हैं। मतलब ऐसे रिजल्ट किसी कोचिंग ने प्री फाउंडेशन में प्रोड्यूस नहीं किए हैं। ये 10th की AIR रैंक हैं, ऑल इंडिया रैंक हैं। मतलब ये इसी साल का 2023 का ही रिजल्ट है, 2024 का तो अभी आना है। तो 2023 में आप देख सकते हैं 7 बच्चे आपके सामने हैं, उनमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जो AIR 3 लेकर आए हैं, एक बच्चा 4 लाया है, 2 बच्चे 5 हैं, यानी सारे बच्चे 99% से ऊपर वाले हैं। मतलब 99% अपने आप में टच करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन की, साथ में अपना ओलंपियाड लेवल की तैयारी भी की और JEE नीट में जो एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं वो भी पढ़ी और उनका बोर्ड भी उतना ही अच्छा है। क्यों? रीज़न हमने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम जो कीवर्ड्स हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, ये इतने एम्पल अमाउंट में चलती है कि बच्चे का बोर्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, बल्कि और निखर के आता है और अच्छी परफॉर्मेंस बच्चा देता है बोर्ड में। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। ये उन कोचिंग्स में होता है जहाँ पर खाली फोकस है JEE नीट पर। मैक्सिमम कोचिंग का यही हाल है। ग्रेविटी अपने आप में इस मामले में नया है, जिसने बोर्ड को भी उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। साथ साथ ऐसी फैकल्टीज़ को हमने यहाँ पे ट्रेन किया है, डेवलप किया है कि वो बोर्ड लेवल पे भी बच्चे को उतना ही तैयार करते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग से ये डर निकल जाए कि मैं अगर अर्ली स्टेज पे ज्वाइन करूँगा तो मेरा बोर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ना आपका 10th बोर्ड कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ना 12th बोर्ड कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं जो आपको उसके लिए तैयार करती हैं कि वहाँ जिस तरह की आंसर राइटिंग रिक्वायर्ड है वो सब आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे। ये पूरा रिजल्ट है, मैंने आपको इसमें तो टॉपर का दिखाया था, ये देखिए पूरा है। इसमें इतने बच्चे ऐसे हैं जो 96, 97, 98 वाले हैं कि हम 95 से नीचे वालों को लगा नहीं पाए। मतलब जो 95 या उससे नीचे रह गए थे उनके रिजल्ट हम इसमें फिट नहीं कर पाए। इतने सारे रिजल्ट हमारे पास उस तरह के बच्चों के आए थे। तो कहने का मतलब यही है कि आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि एक तो हम जल्दी बच्चे को डालेंगे तो बच्चे पे स्ट्रेस आएगा। नहीं, स्ट्रेस इस बात से आता है कि पढ़ाया कैसे जा रहा है, कितना आसानी से पढ़ाया जा रहा है, कितना साइंटिफिक स्टडी मटेरियल है और कितना फ्रेंडली है टीचर्स। मतलब डाउट्स पूछने में बच्चा घबरा तो नहीं रहा है। स्कूल में जनरली यही होता है, बच्चे अगर कोई बहुत बेसिक चीज़ पूछ लें तो उनको डांट दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है कि बच्चा एक अपना सिली डाउट भी बहुत ईजिली पूछ सकता है। और यही चीज़ होती है कि वो अपने डाउट्स को क्लियर कर लेगा। अगर 9-10th में बच्चा ये डाउट्स नहीं क्लियर कर पाया तो 11th-12th में तो मतलब और ज़्यादा मुश्किल होती है। वहाँ तो और फिर हेजिटेशन बढ़ चुका होता है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्स भी है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम 9-10th में बच्चे की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर पहले से स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर उसको वेस्ट ना जाने दें और उनको ऐसे बच्चों का फिर यहाँ पे एडवांस लेवल की तैयारी कराएं, ताकि उनका JEE नीट एक्चुअल 11th-12th स्टार्ट होने से पहले वो JEE नीट के फाउंडेशन को और अच्छा कर लें, ताकि जब वो 11th-12th में पहुँचेंगे तो बाकी बच्चों से आगे रहेंगे, पहले से आगे रहेंगे। तो ये पूरा हमारा एकेडमिक सिस्टम था प्री फाउंडेशन का कि हम कैसे 9-10th के बच्चों को तैयार करते हैं, उनका बेसिक लेवल, उनका ओलंपियाड लेवल और उनका फिर JEE नीट में क्या एडवांटेज मिलने वाला है, कैसे 3 लेयर के सिस्टम में हमने बच्चों को डिवाइड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की आपके सामने रखने के लिए। इसके बाद भी अगर कोई आप कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर करने के लिए अपने नियर बाई सेंटर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।